गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी इकोनॉमिक एंड प्लानिंग सब्जेक्ट की टॉपिक है यूनिट 4 का रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल विबिलिटी असेसमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल असेसमेंट पैरामीटर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV कह सकते हैं उसे, फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उसे IRR कह सकते हैं, बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस। इसके 4 पैरामीटर्स हैं फाइनेंशियल जो असेसमेंट है। फर्स्ट है पेबैक पीरियड, सेकेंड है नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसे NPV कहते हैं, थर्ड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे कि IRR कहते हैं, बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस। 4 टाइप के हैं। फिर पेबैक क्या होता है? पेबैक क्या होता है? पेबैक वो होता है कि जिसमें हम फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं, वो हमारा पेबैक पीरियड टाइम होता है, यानी कि इट इज़ अ फाइनेंशियल पीरियड, इट इज़ कॉल्ड एज अ पेबैक पीरियड। पेबैक वो होता है जिसमें हम फाइनेंशियल पीरियड होता है वो हमारा। और पेबैक पीरियड जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल पेबैक पीरियड और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। सिंपल पेबैक पीरियड वो होता है मतलब सरल पेबैक पीरियड, बहुत ही सिंपल पेबैक पीरियड होता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। फिर देखेंगे कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो में दे रहा है कि टू काइंड ऑफ फ्लो। इसमें क्या कह रहे हैं कि 2 प्रकार के नगद प्रवाह होते हैं, यानी फ्लो होते हैं। 2 टाइप के नगद प्रवाह होते हैं। और इसमें दे रहा है कि 2 काइंड ऑफ कैश फ्लो। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट हैज 1 or more installment and the saving arising from the investment. 2 kind of cash flow. The initial investment as 1 or more investment and the saving arising from the investment. 2 प्रकार के नगद प्रवाह, एक या एक से अधिक किस्तों और निवेश से उत्पन्न होने वाली बचत के रूप में प्रारंभिक निवेश, यानी कि जो फर्स्ट निवेश होता है उसके बारे में बता रहे हैं। फिर है सेकेंड वाला कैपिटल कॉस्ट आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ द डिजाइन, प्लानिंग, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। पूंजीगत लागत परियोजनाओं के डिजाइन, योजना, स्थापना और कमीशन से जुड़ी लागत है। जो कैपिटल कॉस्ट आर द कॉस्ट एसोसिएशन विथ द डिजाइन, प्लानिंग, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर थर्ड है एनुअल कैश फ्लो सच एज एनुअल सेविंग occurring from a project occur each year over the life of the project. This include tax, insurance, equipment, less energy cost, saving, maintenance, operation, labors and so on. ये एनुअल कैश फ्लो होता है, यानी सालाना जो होता है। फिर इसमें कैश फ्लो जो होगा वो 2 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव कैश फ्लो जो होता है वो इन होता है और निगेटिव कैश फ्लो जो होता है वो आउट फ्लो होता है। यानी कैश फ्लो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैश फ्लो होता है और निगेटिव कैश फ्लो होता है। पॉजिटिव कैश फ्लो जो होता है वो इन होगा और आउट, निगेटिव कैश फ्लो जो होता है वो आउट होता है। पॉजिटिव कैश फ्लो जो है वो है F1, F2, FI। ऊपर की साइड दिखाया गया है एक पीरियड है, नीचे की साइड जो होगा वो होगा हमारा निगेटिव कैश फ्लो जो कि आउट होगा। फिर दे रहा है कि फैक्टर दैट नीड टू बी कंसीडर इन कैलकुलेटिंग एनुअल कैश फ्लो। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसे कि हम क्या करते हैं, एनुअल कैश को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें है
टेक्स है असेंट डिसिप्टेशंस इंटरमीडिएट कैश फ्लो। सिंपल पेबैक पीरियड के बारे में हम देखेंगे कि सिंपल पेबैक पीरियड किसे कहते हैं। सिंपल पेबैक पीरियड रिप्रेजेंट एज अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस द टाइम नंबर ऑफ द ईयर रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंसीडर ओनली द नेट एनुअल सेविंग। जो नेट एनुअल सेविंग होता है वो हमारा सिंपल पेबैक पीरियड होता है। अकाउंट एंड फंड मैनेजर्स यूज द पेबैक पीरियड टू डिटरमाइन वेदर टू गो थ्रू विथ एन इन्वेस्टमेंट। फिर यहाँ पे है कि शॉर्टेड पेबैक मीन्स मोर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट विल लॉन्गर पेबैक पीरियड आर लेस डिसरेबल्स। शॉर्टेड पेबैक मीन्स मोर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट विल लॉन्गर पेबैक पीरियड आर लेस डिस्क्रिपेबल। पेबैक पीरियड कैलकुलेशन एज पेबैक पीरियड कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके फार्मूला दिया है PBP ईयर्स। PBP जो है पेबैक पीरियड को कहते हैं शॉर्ट में। पेबैक पीरियड इज इक्वल टू दे रहा है इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम अपॉन एनुअल कैश फ्लो। देन दे रहा है कि PBP यानी PBP ईयर्स यानी पेबैक पीरियड ईयर्स जो है वो C यानी इनिशियल कैश ऑफ द सिस्टम जो है C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनुअल कैश फ्लो जो है वो CB माइनस CO एंड M जो दे रहा है वो है CB जो होगा COM जो दे रहा है वो क्या है कि CB जो है एनुअल बेनिफिट है और CO एंड M जो है वो है एनुअल कॉस्ट इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। यानी कि इसका फार्मूला हो जाएगा एनुअल बेनिफिट। एक और भी लिख सकते हैं ये C वाले के अलावा भी कि एनुअल बेनिफिट इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम अपॉन एनुअल बेनिफिट माइनस एनुअल्स कॉस्ट इन ऑपरेशंस द मेंटेनेंस। फिर इसके बाद है विजिबिलिटी असेसमेंट एक्सेप्ट ए प्रोजेक्ट इफ। अगर प्रोजेक्ट को अगर एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो होगा पेबैक पीरियड ग्रेटर देन कंपनी सा कट ऑफ क्राइटेरिया अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर देंगे। एडवांटेज इसकी क्या है कि अ वेरली यूज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इट इज़ सिंपल। ये बहुत ही सिंपल है बोथ एंड एक्सेप्टेड एंड एप्लीकेशंस। इट डू नॉट यूज कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इसमें कोई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूज इसको नहीं किया गया है। फिर है लिमिटेशन में है कि इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मंथली। इसमें क्या करेंगे कि हम इग्नोर कर सकते हैं टाइम वैल्यू जो मनी है। उसके बाद है इग्नोर द CFS अकरिंग आफ्टर द पेबैक पीरियड। CFS जो है वो है कैश फ्लो यानी इग्नोर द कैश फ्लो अकरिंग आफ्टर द पेबैक पीरियड। फिर इसमें एक प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की गई है। प्रोजेक्ट ए में क्या है कि 450 है ये क्या 1 की जगह 100 है, 2 की जगह 100 है, 3 की जगह ग्राफ हम देख रहे हैं 3 की जगह 100 है, 4 की जगह भी 100 है और 5 की जगह भी 100 है, 6 की जगह ऐसे एक प्रोजेक्ट ए तैयार करेंगे। प्रोजेक्ट बी में भी 450 और 1 की जगह 90, 2 की जगह 90, 3 की जगह 90, 4 की जगह 90, देन 5 की जगह भी 90 और 6 की जगह पे भी 90। तो यहाँ पे क्या है कि जब ऊपर वाले प्रोजेक्ट ए में क्या है कि प्रोजेक्ट ए में पेबैक जो पीरियड टाइम है 4 और 5 के बीच में ये दे रहा है कि 4.5 ईयर्स यानी 4.5 साल ईयर दे रहा है। और इसमें क्या कह रहे हैं कि 4 और 5 के बीच में जब ले रहा है तो ये पेबैक पीरियड जो है 5 ईयर। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा बेनिफिट होगा, सिंपल सा प्रोजेक्ट बी होगा। तो इसमें दे रहा है कि क्योंकि ये ज़्यादा टाइम चल रहा है ना प्रोजेक्ट बी वाला, इसलिए प्रोजेक्ट ए हैज़ अ शॉर्टेड पेबैक पीरियड बट इट रेडली द मोर प्रिफरेबल्स प्रोजेक्ट। क्या है कि जो ए वाला है मोर प्रिफरेबल प्रोजेक्ट है क्या, ऐसे पूछ रहे वो व्हाट लगा है क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद है
कंप्यूट एनपीवी क्या था? नेट प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू था। नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम बोलते हैं शुद्ध वर्तमान अवधि। असिस्मर आर इक्वल टू हो जाएगा 8.8%। तो NPV जो होगा वो होगा 12.28 यानी 12.28 और NPV जो होगा इक्वल टू हो जाएगा 35.38। NPV जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है यानी शुद्ध वर्तमान अवधि। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या होता है? हम सिंपल पेबैक पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या होता है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में दे रहा है कि सिंपल टू द पेबैक पीरियड। ये क्या होता है? सिमिलर टू द पेबैक पीरियड। ये सिमिलर होता है पेबैक पीरियड के जैसा। पेबैक पीरियड जो होता है उसके ही जैसा ये होता है, उसके सिमिलर होता है। फिर एक्सपेक्टेड फीचर्स कैश फ्लो आर discounted by the project cost of cap. Thus, the discounted payback period is defined as the number of years required to recover the investment from discounted net cash flow. Payback period equal to होता है the length of time before the original cost of payback period equal to क्या होता है? The length of time before the original cost of an investment is recovered from the expected cash flow. An investment is recovered from the expected cash flow होता है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड देख रहे थे, इसमें क्या है? अवेलेबिलिटी असेसमेंट यानी एक्सेप्ट प्रोजेक्ट इज, अगर प्रोजेक्ट हमारा एक्सेप्ट हो रहा है तो क्या होगा? पेबैक पीरियड ग्रेटर देन कंपनीज कट ऑफ क्राइटेरिया और अदरवाइज रिजेक्ट। फिर है इसमें एडवांटेज में क्या है कि इजी टू कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत ही इजी होता है और अंडरस्टैंड यानी समझ में भी आ जाता है चीज़ें। फिर रिकॉग्नाइज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये क्या होता है? रिकॉग्नाइज होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या होता है? रिकॉग्नाइज होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट कैपिटल ऑफ कॉस्ट। देन है लिमिटेशन में है कि इग्नोर्स द कैश फ्लो अकरिंग आफ्टर द पेबैक पीरियड। ये क्या करते हैं कि इग्नोर कर सकते हैं हम कैश फ्लो आफ्टर पेबैक पीरियड। दिस लीड टू discriminations against project that generated substantial cash inflow in later years. Ignore the cash flow occurring after the payback period. This led to discriminations against project that generated substantial cash flow inflowing in later years. It is a measures of the project capital recovered, not profitables. यानी it is measuring of the project capital recovery, not profitables। और ये लिमिटेशन था। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब टाइम वैल्यू के साथ साथ मनी के बारे में देखेंगे, पैसों के। A project usually intends an investment for the initial cost of installations called the capital cost. इनिशियल कॉस्ट ऑफ जो होता है उसे हम कैपिटल कॉस्ट कहते हैं। एंड सीनियर्स ऑफ एनुअल कॉस्ट एंड cost savings that is opportunity energy maintenance etc through the life of the project. The value of money in a given amount of interested earned over given amount of the time. The value of money in a given amount of the interested earned over given amount of the time. इसकी एग्जाम्पल है if money can be deposited in the bank at 10% interest then raise 1000 deposit will be
growth examples 1,100 each 1 year times. Thus the range RS 1,100 is 1 year is a future value equivalency of rate 1,000 प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका वो था। देन इसके बाद है नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में हम देखेंगे। हम देख लिए सिंपल पेबैक पीरियड क्या होता है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हम देख लिया। अब देखेंगे और टाइम वैल्यू भी था कि टाइम वैल्यू मनी क्या होता है। उसके बाद है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू की देखते हैं। The net present value NPV of the project is equal to the sum of the present value of all the cash flow assistant with it symbolically NPV is equal to CF0 प्लस कोस्ट में कर देंगे CF1/1 प्लस R स्क्वायर कर देंगे 1, फिर प्लस CF2 जब करेंगे तो कोस्ट में कर देंगे 1 प्लस R कोस्ट 1 उसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस डॉट 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 फिर CFN कोस्ट में कर देंगे 1 प्लस R कोष्टक बंद स्क्वायर उसका n कर देंगे। तो सिमुलेशन यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू सिमुलेशन n T1 इक्वल टू 0 पोस्ट में CFT/1 प्लस R स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर करेंगे T। तो फिर NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू CFT जो है कैश फ्लो अकरिंग एट द एंड ऑफ ईयर्स है, T जो है T0 TN तो n जो है लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है और R जो है डिस्काउंट रेट है। फार्मूला उसकी सारी वैल्यू दिया है कि NPV जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, CFT जो है कैश फ्लो अकरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर्स है, T0 या TN जो है वो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है, R जो है डिस्काउंटेड रेट है। वेलिबिलिटी असेसमेंट क्या होता है कि एक्सेप्ट प्रोजेक्ट इफ़ अगर प्रोजेक्ट इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू में अगर क्या एक्सेप्ट हो रहा है तो ये होगा NPV लेजर देन 0 होगा, अदरवाइज NPV ग्रेटर देन 0 प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। Hence the decisions rules associated with the net present value criteria is accepted the project if the net present value is positive and reject the project if the net present value is negative. Hence the decisions rules association with the net present value criteria is accepted the project if the net present value is positive। अगर एक्सेप्ट कर दिया जा रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू को तो वो पॉजिटिव होगा। एंड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट इफ़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज निगेटिव। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है तो वो निगेटिव हो जा रहा है। उसके बाद है कि द नेट प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंटेड द नेट बेनिफिट ओवर एंड एबव द कंपनसेशन फॉर टाइम एंड रिस्क। इसमें क्या होता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंटेड द नेट बेनिफिट ओवर एंड एबव द कॉम्प्रहेंसिव फॉर टाइम एंड रिस्क। ये क्या है कि बेनिफिट भी है और या अदर ओवर यानी अदरवाइज वो क्या होता है कि कम्प्रहेंसिव ऑफ द टाइम और टाइम के साथ साथ क्या ये रिस्क भी है इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर इसमें दे रहा है कैलकुलेशन में देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,00,000 इफ़ डिस्काउंटेड इच 10% इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं। तो ये क्या है सेविंग ईयर और कैश फ्लो INR मतलब
IRR पढ़े थे हम, IRR जो होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न। तो ये IR, अच्छा हाँ, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट नेट रेट होगा। उसके बाद 1 जो है ये है एक पे है ये 20 लाख, 2 पे है 1 पे है 20,000, 2 पे है 2 पे है 20,000, 3 पे है 30,000, 4 पे है 30,000 और 5 पे है 35,000। फिर इसके बाद देखेंगे इसकी एडवांटेज में दे रहा है कि इट टेकन इनटू अमाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट कंसीडरेड द कैश फ्लो स्ट्रीम इन इट प्रोजेक्ट लाइफ, इट कंसीडरेड द कैश फ्लो स्ट्रीम्स इन इट प्रोजेक्ट लाइफ। फिर है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, द एक्सपेक्टेड rate of return is the interest rate for which total discounted benefit becomes just equal to total discounted cost, that is net present benefit or net annual benefit are equal to zero या फॉर विच द बेनिफिट या कॉस्ट रेशियो इक्वल 1। फिर है द रेट ऑफ रिटर्न इज यूजुअली कैलकुलेटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल्स एंड एरर whereby the net cash flow is computed for various discount rate until its value is reduced to zero. The internal rate of return IRR of a project is the discounted rate, which makes its net present value NPV equal to zero इक्वल टू हो जाएगा CF0 प्लस CF1 अपान हो जाएगा 1 प्लस R कोष्टक बंद स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस CF2 अपान हो जाएगा 1 प्लस R कोष्टक बंद हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद प्लस CFN कोष्ट में अपान हो जाएगा 1 प्लस R कोष्टक बंद अपान यान करेंगे, नहीं स्क्वायर यान करेंगे। फिर यहाँ पे 0 इसको समीशन NT माइनस 0, तो NFT अपान 1 प्लस R कोष्टक बंद T करेंगे, तो CFT वैल्यू विल बी नेगेटिव इफ it is expenditures and positive if it is saving। देन इसमें एक क्वेश्चन दिया है, अ सम ऑफ एग्जाम्पल्स 10,000 इज डिपॉजिट इन द बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर्स द बैंक पे 6.0% interest annual, how much money will be in the bank account at the end of 15 years if no money is without। यानी कि अगर किसी बैंक पे हम 10,000 डिपॉजिट करते हैं, इंटरेस्ट क्या दे रहा है 0.6% के, तो वो हमारा 15 ईयर्स बाद कितना हमको मतलब मनी देगा। तो नो मनी इज विद एग्जाम्पल्स में दे रहा है, प्रोजेक्ट ए हैज़ अ कॉस्ट ऑफ INR 50,000 एंड इट एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लो आर INR 10,000
per years for the next 10 years. What is the project payback period? The required rate of return for the project in 12%. What is the discounted payback period? The return rate of return for the project is 12%. What is the project NPV? फिर है व्हाट इज द प्रोजेक्ट IRR। फिर यहाँ है अब हम पढ़ेंगे, हमारा कंप्लीट हुआ रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल विजिबिलिटी असेसमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। उसमें हम क्या पढ़े थे कि सिंपल पेबैक पीरियड क्या, टाइम पीरियड क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, इंटरेस्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है यानी IRR, फिर बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस। तो हम पढ़ेंगे बेनिफिट कॉस्ट ऑफ एनालिसिस भी पढ़ लिए। उसमें पेबैक पीरियड जो था दो टाइप के थे, सिंपल पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, कैश फ्लो था। सिंपल पेबैक पीरियड के हम एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लिए, डिफिनीशन भी देख लिए। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसकी फार्मूला और उसकी डिफिनीशन भी देख लिए। अब हम देखेंगे कैश फ्लो एनालिसिस, सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें है बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। बेनिफिट कॉस्ट या कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज द क्वांटिटी ऑफ मॉनिटरिंग वैल्यू ऑफ बेनिफिट ऑफ अ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय इट कॉस्ट। बेनिफिट अपॉन कॉस्ट होता है, बेनिफिट को C से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट को C से करते, बेनिफिट को B से करते हैं और कॉस्ट को C से करते हैं। तो ये है बेनिफिट कॉस्ट या कॉस्ट बेनिफिट, यानी बेनिफिट कॉस्ट लिखें या कॉस्ट बेनिफिट एक ही चीज़ है। तो ये कह रहे हैं कि कॉस्ट बेनिफिट या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज क्वांटिटिव ऑफ मॉनिटरिंग वैल्यू ऑफ बेनिफिट ऑफ अ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय इट कॉस्ट। तो ये बेनिफिट अपॉन कॉस्ट होता है यानी कि B/C होता है। फिर हम देखेंगे कि बेनिफिट B, बेनिफिट आर द एडवांटेज टू द ओनर्स, कॉस्ट द एंटीसिपेट एक्सपेंडिचर्स एंड एक्सपेंडिचर्स फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑपरेशंस मेंटेनेंस ETC। मतलब क्या है कि बेनिफिट जो होता है वो हमारे एडवांटेज ओनर होते हैं और कॉस्ट यानी कि द एंटीसिपेट एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं फॉर कंस्ट्रक्शंस या ऑपरेशन मेंटेनेंस ETC, ये कॉस्ट के बारे में। फिर है इन्वेस्टमेंट रूल्स क्या होते हैं। इफ़ बेनिफिट अपॉन C लेजर देन 1 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, यानी कि क्या होगा कि यदि बेनिफिट अपॉन कॉस्ट लेजर देन 1 रहेगा तो हमारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएंगे। ये और दूसरा केस है कि इफ़ बेनिफिट अपॉन कॉस्ट ग्रेटर देन 1 रहेगा तो हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। दूसरा केस है कि बेनिफिट अपॉन कैश अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट द रिजेक्ट। फिर इसमें है बेनिफिट अपॉन कैश इक्वल टू 1.34 फॉर प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट हमारा जो 1 है वो क्या है कि 1.34 फॉर क्या है, प्रोजेक्ट 1 है और बेनिफिट अपॉन कॉस्ट इक्वल टू 1.17 फॉर प्रोजेक्ट B है। इसमें कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो हमारा A है वो क्या है 1.34 फॉर प्रोजेक्ट A है और प्रोजेक्ट हमारा जो B है 1.17 फॉर प्रोजेक्ट B है। तो प्रोजेक्ट A इज बेटर देन प्रोजेक्ट B, प्रोजेक्ट A इज बेटर देन प्रोजेक्ट B, मतलब हमारा प्रोजेक्ट A बहुत ही बेटर है उसकी कंपेयर में, B के कंपेयर में। फिर यहाँ पे दे रहे हैं लेट
बी एंड सी मतलब कि कॉस्ट एंड द लेट बेनिफिट एंड कॉस्ट बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो बेनिफिट एंड आउटफ्लो कॉस्ट डिफिनीशंस एज बी इक्वल टू समीशन एन टी इक्वल टू 0 बी टी अपॉन 1 प्लस आर होल स्क्वायर कर देंगे टी। सी इक्वल टू यानी कॉस्ट इक्वल टू बेनिफिट का फार्मूला ऊपर हो गया, फिर सी का है कि सी इक्वल टू कॉस्ट इक्वल टू समीशन एन टी अपान टी इक्वल टू 0 सी टी अपान होगा 1 प्लस आर टी होगा। इसमें क्या है कि फार्मूला सेम है, बस बी टी और सी टी करना है, यानी बी स्क्वायर करेंगे तो बी टी कर देंगे, सी स्क्वायर करेंगे तो सी टी कर देंगे। वेयर बी टी एंड सी टी benefit times and cost times respectively represented the benefit and cost at the end of the GT period and the useful life of the project। एडवांटेज इसकी क्या है? It completes project on a common scales। इट कंपेयर्स प्रोजेक्ट ऑन अ कॉमन स्केल। ये क्या है कि इसकी जो कंपेयर अगर हम किसी प्रोजेक्ट के, ये कॉमन स्केल है। फिर इट डायरेक्टली प्रोवाइड्स ऑन इंडिकेशंस ऑफ वेदर अ प्रोजेक्ट इज वेदर वाइज। इट प्रोवाइड्स ऑन easy means to rank project in order of relative metric। लिमिटेशन क्या है? एडवांटेज देख लिया, अभी लिमिटेशन या डिसएडवांटेज एक ही को कहते हैं। द सिंपल बेनिफिट या cost ratio cannot be used to determine the efficiency scale of a given project। The minimum efficiency scales MES शॉर्ट में बोल सकते हैं, minimum efficiency scales is the lowest point on a cost curve at which a company can produce its project at the cumulative price at the MES यानी मिनिमम इफिशियंसी स्केल्स पॉइंट। द कंपनी कैन अचीव द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स नेसेसरी फॉर इट टू completed effectively in it industrials। Increment analysis is required to be undertaken for this purpose। फिर है सेंसिटिविटी। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड प्लानिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। What is sensitivity analysis of renewable energy systems? Renewable energy projects face difficulty in their technical and financial analysis। Renewable energy project face difficulty in their technical and financial analysis। Renewable energy projects are indeed sensitive to the input parameters produce many constructed which hampers the financial analysis of the project।